आपका आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। चीन के साथ चल रही कोर कमांडर लेवल की बातचीत कल 10 घंटे तक चलती रही। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीन को दो टूक शब्दों में समझा दिया कि चीन को 2 मई से पहले के हालात को बहाल करना और पीछे जाना होगा, तभी टेंशन कम हो सकती है। इससे कम पर कोई बात नहीं बनेगी। अब फैसला चीन को करना है। 10 घंटे से भी ज्यादा चली इस बैठक में भारत ने पैंगोंग त्सो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के साथ चाइनीज एक्शन पर बातचीत की। इस मीटिंग में भारत ने साफ कर दिया कि अगर चीन वायलेंस करता है तो भारतीय सेना किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मानेगी और उचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार लोकल कमांडर को होगा। इस भीषण ऊंचाई वाले लद्दाख में चीन के साथ मामला कैसे सुलझाया जाए, कैसे तनाव कम किया जाए, कैसे चीनी सैनिक पीछे हटें और सरहद पर कैसे शांति बहाल हो, इन मुद्दों पर सोमवार को जब बैठक हुई तो भारत ने चीन को आसान भाषा में समझा दिया कि बातचीत का रास्ता आगे तभी खुलेगा जब LAC पर 2 मई वाली स्थिति होगी। कल करीब 11 घंटे चली कोर कमांडर लेवल की मैराथन बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में हुई। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने बैठक का नेतृत्व किया, तो चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बैठक में शामिल हुए। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये बड़ी बातचीत हुई। गलवान हो या पैंगोंग त्सो हिल, हर जगह हिंदुस्तान की सेना अपने एक एक जर्रे पर तैनात है। चीन के धोखे के खिलाफ वो पूरी तरह तैयार है। बैठक में भारत ने चीन को बिना लाग लपेट ये भी समझा दिया, अगर चीन अपनी चालबाजियों को नहीं छोड़ता है, भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा करता है, तो भारतीय सेना हर समझौते को तोड़ देगी। इस मीटिंग में भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि चीन 2 मई 2020 के स्टेटस को माने और पीछे हट जाए। भारत का रुख साफ है कि जब तक चीन के सैनिक फिंगर 8 से पीछे अपने इलाके में नहीं जाएंगे, तब तक भारतीय सेना भी डटी रहेगी। आमतौर पर चीन की फौज फिंगर 8 से पीछे रहती है और हमारी फौज फिंगर 4 से पीछे रहती है। इस बीच फिंगर 5, 6, 7 और 8 का इलाका एक तरह से नो मेंस लैंड है, लेकिन चीन फिंगर 5 तक दावा जताने लगा है। इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि चीन फिंगर 8 से पीछे वाली पोजीशन पर वापस लौट जाए, तभी शांति हो सकती है। दरअसल चीन को बातचीत के टेबल पर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि इस झड़प में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक 15 जून की रात को कर्नल संतोष बाबू अपने 14 लोगों के साथ LAC का मुआयना करने गए थे और उसी दौरान यह खूनी झड़प हो गई, जिसमें बताया जा रहा है चीन का एक कमांडर भी मारा गया था। दरअसल चीनियों ने भारतीय सीमा में आकर कुछ टेंट गाड़ दिए थे और इसी का विरोध करने की वजह से वहां पर खूनी झड़प शुरू हो गई। इसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। हालांकि गलवान घाटी में हालिया फेस ऑफ के बाद इस वक्त भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर टेंशन बरकरार है। चाइनीज आर्मी के टेंट, आर्टिलरी गन, अर्थ मूविंग मशीन्स और टेंट मौजूद हैं। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं और इसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी कड़ा बंदोबस्त किया है। भारत के भी 1000 से ज्यादा जवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर मौजूद हैं। जवानों के पास मीडियम गन, इंडियन फील्ड गन है, बोफोर्स गन और सर्विलांस इक्विपमेंट भी तैनात हो चुके हैं। एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी मजबूत है। वैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के बीच के पूरे एरिया में भारतीय सेना का दबाव बहुत ज्यादा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक भी सिचुएशन भारत के कंट्रोल में है। भारत का कहना है कि अगर चीन गलवान वैली से पीछे चला जाएगा तो वो अपने कैंप में वापस लौट जाएगा, तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। अब फैसला चीन को करना है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि चीन जिस भाषा में समझेगा उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा। एक ओर बॉर्डर पर बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में सरहद पर तैयारियों का जायजा लेने सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जल्दी ही लद्दाख जाएंगे। सोमवार को दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी कमांडर्स के साथ रिव्यू मीटिंग हुई। आज भी सेना प्रमुख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात
और सेना की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। कोर कमांडर लेवल मीटिंग में केवल गलवान वैली के ऊपर ही बातचीत नहीं हुई, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा पेंगोंग सो झील का था। दरअसल पेंगोंग सो झील के इस चांग चेनमो के स्पर पर, जहां पर फिंगर 4 पर भारतीय सेना तैनात है और फिंगर 8 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती आई है, पहले वास्तविक स्थिति में चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 8 पर तैनात था और वो पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक पेट्रोलिंग करते हुए आता था। लेकिन अभी की स्थिति में चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 5 पर आ गया है और ऊपर की पहाड़ियों पर उसने अपना कंस्ट्रक्शन, साथ में बंकर्स, यहां तक कि अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक चाइनीज पीएलए ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में आर्टिलरी गन्स को भी यहां पर तैनात कर दिया है। इसका मतलब साफ है, चीन 135 किलोमीटर लंबी इस झील पर, जिसमें 45 किलोमीटर भारत के पास है, इस 45 किलोमीटर के ऊपर भी आग बनाकर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारतीय जमीन पर कब्जा करना चाहता है और यही कोर कमांडर लेवल मीटिंग में साफ तौर पर चीन को समझाया गया और ये भी कहा गया कि भारतीय सेना के लोकल कमांडर्स के पास पूरी छूट होगी कि अगर चीन किसी भी तरह से वायलेंट एक्टिविटी करता है तो उसका जवाब दिया जा सके। अब वो जवाब पत्थर के साथ साथ गोली भी हो सकता है। बातचीत के बीच दोनों ओर की सेनाएं सरहद पर ताकत जुटाने में लगी हैं। चीन बख्तरबंद गाड़ियों को जुटा रहा है, यूएवी से जासूसी कर रहा है और भारत इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए आसमान में सुखोई, मिराज और अपाचे से चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंच गए। दोनों देशों के बीच रक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी में तेजी लाने पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा प्लेन, सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई पर भी बात होगी। 3 दिन की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। टेंशन और टॉक के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे और उसके बाद उस डील को आगे बढ़ाएंगे जिस डील ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह रूस से उस डिफेंस सिस्टम पर बात करने वाले हैं जो भारत की रक्षा ताकत को आसमान पर पहुंचा देगा। इस दौरे में बात होगी भारत के ब्रह्मास्त्र यानी S-400 पर। रक्षा मंत्री की कोशिश होगी कि ये ब्रह्मास्त्र जल्द से जल्द भारतीय सेना के हाथों में पहुंच जाए। पूरी दुनिया जानती है कि S-400 से मजबूत और कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। सीरिया युद्ध में रूस ने इसका इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को इसकी ताकत दिखा दी थी। इसे इस तरह समझा जा सकता है। S-400 का 5 सिस्टम जैसे ही भारत पहुंचेगा, भारत का आसमान महफूज हो जाएगा। 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का ना कोई विमान फटकेगा, ना कोई मिसाइल दाखिल हो पाएगी। पूरा पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर के साथ पूर्वी भारत का आसमान भी S-400 के साथ सुरक्षित रहेगा। यानी न पाकिस्तान के पास और न ही चीन के पास भारत पर हमले का कोई विकल्प बचेगा। दुश्मन सेना का कोई भी विमान हमले के लिए आसमान में जैसे ही उड़ेगा, भारत को खबर हो जाएगी। S-400 के रडार पर दिखने लगेंगे और भारत के लिए ये उन्हीं की जमीन पर मार गिराने की अचूक राह दिखा देगा। S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे चीन तो चीन, अमेरिका भी घबराता है। भारत रूस से ये S-400 न ले, इसके लिए अमेरिका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था, लेकिन भारत ने S-400 को ही चुना। $1960 से अब तक भारत और रूस के बीच करीब $70 अरब की डिफेंस डील हो चुकी है। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है।
चीन से युद्ध लड़ने के लिए लंबे वक्त तक आधुनिक हथियारों की जरूरत है। ये वो हथियार है जो किसी युद्ध के शुरू होने के बाद 10 दिन नहीं बल्कि 10 घंटे में खेल खत्म कर सकता है। इसके अलावा भी भारत के पास कई हथियार और विमान मेड इन रशिया हैं, जिसके कल पुर्जों की भी भारत को जरूरत है। राजनाथ सिंह का फोकस सुखोई, MiG-29 सबमरीन के लिए इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई पर रहेगा। रक्षा मंत्री ये भी कोशिश करेंगे कि रूस उपकरणों की सप्लाई समुद्र मार्ग की बजाय हवा मार्ग से करे, ताकि जल्द से जल्द भारतीय सेना को हाईटेक उपकरण मिल सके। भारत की जरूरतों को देखते हुए रूस जल्द से जल्द इन विमानों को और ज्यादा हमलावर बनाकर भारत को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन अगर चीन से युद्ध हुआ तो वो सिर्फ आसमान में लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ा जाएगा, जमीन पर भी घमासान भीषण होगा। इस जमीनी लड़ाई में भी रूस से लिए गए T-90 टैंक भारतीय सेना का सबसे बड़ा योद्धा बनकर चीन के खिलाफ आग बरसाएगा। इसलिए जो कलपुर से अगले साल भारत को मिलने वाले थे, भारत कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक हैं। हाल में सरकार ने 464 नए T-90 टैंक खरीदने की मंजूरी दी है। 48 टन वजनी ये मशीन दुनिया के हल्के वजन वाले टैंकों में से एक है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, T-90 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकता है। रूस भारत का बरसों पुराना दोस्त है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को में पूरी कोशिश होगी कि चीन से टेंशन के बीच रूस भारत के साथ ही रहे। आज भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की भी वर्चुअल बैठक होगी। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। रूस के विदेश मंत्री इस समिट के होस्ट हैं और यहां भी भारत की कोशिश होगी कि कैसे चीन को दुनिया से अलग थलग किया जाए। यानी चीन को हर स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश के साथ साथ भारत खुद को मजबूत भी करने में जुटा है। और अब बात भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, लेकिन अहमदाबाद में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसकी वजह से अहमदाबाद मंदिर परिसर के अंदर ही भगवान जगन्नाथ का रथ घूमेगा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सुबह सुबह भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन किए। तो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पुरी में निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है, लेकिन सशर्त ये आदेश दिया गया है। 11 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं, लेकिन उधर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर के बाहर नहीं निकलेगी। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई, कहा कि पुरी की हालत में और अहमदाबाद की दशा में बहुत अंतर है। जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, लोगों की सुरक्षा की वजह से ये फैसला लिया गया है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में मंदिर के बाहर नहीं निकलेगी। ये तस्वीरें आप पुरी की देख रहे हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। इसमें सिर्फ पुजारी और पुलिस वाले ही शामिल होंगे, इसके अलावा आम लोगों के शामिल होने पर मनाही है। और ये देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीर है। अहमदाबाद में जो रथ यात्रा है वो मंदिर परिसर में ही रहेगी। मंदिर परिसर के बाहर ये रथ यात्रा नहीं निकलेगी। गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है। कोरोना महामारी की वजह से लोगों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुरी और अहमदाबाद में कोरोना के हालात की तुलना नहीं की जा सकती और साथ ही साथ रूपाणी सरकार को फटकार भी लगाई कोर्ट ने और कहा सरकार ने ऐन वक्त में अपना स्टैंड आखिर क्यों बदला। सीएम विजय रूपाणी जब जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तो हमारे संवाददाता हृदय कपूर भी अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। मंदिर के प्रांगण में तीनों रथ जो हैं वो आकर खड़े हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के तीनों के रथ जो हैं वो जैसे हर साल रथ यात्रा में निकलने के लिए तैयार होते हैं,
वैसे वो तैयार हैं, पूरी तरह श्रृंगार करके भगवान अपने रथ में विराजमान है। इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुंचे हैं पहिंद विधि के लिए। पहले वो भगवान की आरती उतार रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ और सोने के झाड़ू से भगवान के रथ की सफाई होगी। लेकिन इस बार उसके बाद की विधि जो है वो कुछ अलग होगी, क्योंकि ये रथ यात्रा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हो रही है। ये रथ यात्रा कोविड के संक्रमण काल में हो रही है, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने इन रथों को मंदिर से बाहर निकल के नगर यात्रा की परमिशन नहीं दी है। इस बार जो अहमदाबाद की जनता है उसे रथ यात्रा में भगवान के दर्शनों का लाभ अपने घर बैठे टीवी के जरिए मिल पाएगा या दूसरे माध्यमों से मिल पाएगा। लेकिन जो भगवान खुद दर्शन देने के लिए निकलते थे लोगों के घरों के पास से, अहमदाबाद की सड़कों से गुजरते हुए, वो इस बार संभव नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं बाकी तमाम जो रिचुअल्स हैं वो उसी तरह से परफॉर्म किए जाएंगे यहाँ पे। तो भले ही आप नहीं पहुंच पाए जहां ये रथ यात्रा निकल रही मंदिर प्रांगण में, लेकिन आप इंडिया टीवी पर बैठकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए